बढ़ती जा रही है दिल्ली में सरकार बनाम पुलिस की लड़ाई। हर बीते दिन के साथ बढ़ रही है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच की खाई। बढ़ने वाली है आम आदमी पार्टी की मुसीबत। दिल्ली पुलिस के निशाने पर है आपके 21 विधायक। पुलिस खंगाल रही है आपके विधायकों का आपराधिक इतिहास। कानूनी शिकंजे में कसने की हो रही है तैयारी। किसी विधायक पर है मारपीट का आरोप तो कोई फंसा है फर्जी डिग्री के केस में। कोई विधायक अवैध शराब रखने का है आरोपी तो किसी पर लगा है घरेलू हिंसा का आरोप। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फंसे हैं कानून के फंदे में तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी घिरे हैं कानून के शिकंजे में। खाकी की कार्रवाई के खिलाफ खादी वालों ने भी खोल दिया है मोर्चा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे हैं सवाल। क्या बदले की भावना के तहत की जा रही है कार्रवाई? सवाल शुचिता की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी पर भी उठ रहे हैं। क्या दूसरे आरोपी नेताओं का इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल अपने नेताओं पर करेंगे कार्रवाई? देखिए अब की बार 21 पर वार। आम आदमी पार्टी यानी हर दिन एक नई मुसीबत, एक नई मुश्किल। ताजा मामला है पार्टी के 21 ऐसे विधायकों का जिन पर खाकी की पैनी नजर पड़ चुकी है। दिल्ली पुलिस इन विधायकों पर जल्द चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इन पर छोटे बड़े कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी हथियार डालने के मूड में नहीं। पार्टी ने केंद्र पर इस मामले में सीधा निशाना साधा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, विधायक सोमनाथ भारती, ये तो रहे 4। इसके अलावा 17 विधायक और। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुल 21 विधायकों पर गिरने वाली है कानून की गाज। गर्मी जाने को है, लेकिन लगता है कि दिल्ली पुलिस के भीतर तापमान तेजी से चढ़ रहा है। खाकी आपके पीछे पड़ चुकी है। पुलिस आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। हमारा उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स सामने आते हैं, उन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जो भी हमें कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करनी है वो हम रिपोर्ट पेश करें। वो रिपोर्ट चार्जशीट भी हो सकती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बने 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान उनके विधायकों पर कई आरोप लगे। दिल्ली पुलिस ने इन विधायकों के रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि कई के खिलाफ गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और इनमें संगीन अपराधों की फहरिस्त भी शामिल है। कुछ मामले सरकार बनने से पहले के भी हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत केस दर्ज होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जाता है और ये भी उसी का हिस्सा है। केस में कुछ न मिलने पर पुलिस कोर्ट से मामला रद्द करने की अपील करती है, लेकिन 21 विधायकों के मामले में आगे बढ़ना दिखाता है कि जरूर पुलिस के हाथ इनके खिलाफ कुछ जानकारियां हैं, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि गलत चार्जशीट पर उसे आम आदमी पार्टी और कोर्ट दोनों से मलामत झेलनी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ पुलिस पहले ही 6 आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। 2 मामलों में जांच जारी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर रेल भवन पर प्रदर्शन के मामले में केस दर्ज है। कुंडली से विधायक मनोज कुमार पर धोखाधड़ी और सशस्त्र सेना से संबंधित अपराध का केस दर्ज है। स्पीकर रामनिवास गोयल पर शाहदरा थाने में मारपीट का मामला है। तिलक नगर एमएलए जर्नैल सिंह पर मारपीट और सरकारी काम में रुकावट डालने का आरोप है। नरेश बाल्यान पर अवैध शराब रखने का केस दर्ज है। इन आरोपों और संभावित पुलिसिया कार्रवाई का जवाब आम आदमी पार्टी अपने ही अंदाज में देती नजर आ रही है। अगर राजनीति करनी है तो खाकी वर्दी उतार के खादी वर्दी पहन लें, क्योंकि खाकी वर्दी का हम सम्मान करते हैं, पुलिस की वर्दी का हम सम्मान करते हैं। इससे बहुत अजीब सी स्थिति हो रही है कि दिल्ली पुलिस की क्या हालत कर दी है मोदी जी ने। खाकी के काम की रफ्तार बढ़ी है तो खद्दर ने भी सियासी बयानों की रफ्तार तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर लटकी कानूनी कार्रवाई की तलवार पर बीजेपी ने तंजिया लहजे में तीखा वार किया है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ गंभीर मामले थे और उन पे चार्जशीट हो रहा है।
ये प्रश्न तो ये उठता है कि इतने सारे दागदार लोग मिलकर ये कह रहे थे कि वो सिस्टम के दाग को मिटाएंगे, ये कैसे संभव हो पा रहा था? लेकिन बदलापुर में तब्दील होती जा रही राजधानी में इस तरह के हालात पर कुछ दल चिंता जताने के साथ केंद्र पर निशाना भी साध रहे हैं। आप और उसकी पार्टी को जिस तरह केंद्र सरकार का गृह विभाग क्रश करने में लगा है, ये राजनीति में नहीं होता। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में हम सत्ता में हैं, हम चाहें तो विपक्ष के तमाम विधायकों के ऊपर छोटे मोटे मुकदमे लिखे हैं, तमामों पर रोज मुकदमे लिख जाते हैं, तो हम सबके खिलाफ चार्जशीट लगा दें। दिल्ली लगातार सियासी तपिश में झुलस रही है। जानकारों की माने तो ताजा कार्रवाई भी सरकार और केंद्र के बीच सीधे टकराव का नतीजा हो सकती है। वजह चाहे जो हो, इतना जरूर तय है कि आम आदमी पार्टी के मुश्किल भरे दिन आगे भी यूं ही जारी रहेंगे। बेशक विधायकों की फेहरिस्त लंबी है और कुछ आरोप गंभीर हैं, लेकिन पुलिस को अगर अदालत में अपना केस साबित करना है तो इन चार्जशीट का आधार पुख्ता करना होगा और अदालत में जो भी पुलिस अपनी दलील देगी उसको सही साबित करना होगा। कैमरा पर्सन नेहा के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ कांग्रेस के हमले लगातार जारी हैं। आज केंद्र पर हमले की कमान संभाली पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर सरकार ललित मोदी से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। चिदम्बरम ने पूछा कि जब ललित मोदी को हाईकोर्ट से राहत मिली तो केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की। वहीं बीजेपी ने हमेशा की तरह एक बार फिर सुषमा स्वराज का बचाव किया है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, कानपुर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के साथ कांग्रेस नेताओं के हमले भी जारी हैं। कल तक सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस ने अब नया दांव चला है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सुषमा स्वराज के खिलाफ साजिश बीजेपी के भीतर रची गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुषमा स्वराज ऐसा करेंगी, और इसमें अगर आप समझते हैं कि अरुण जेटली जी ने उनको का समर्थन किया है, समर्थन नहीं किया है, उनको और फंसाया है। Who took the decision to issue a fresh passport to Mr. Lalit Modi? Will the government make public the file notings on the subject? इसी बीच ट्विटर के जरिए सुषमा स्वराज पर अपनी बेटी को नॉर्थ ईस्ट कोटे के तहत मेडिकल में एडमिशन कराने का आरोप भी सामने आया। सुषमा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए लिखा, मेरी बेटी बैरिस्टर है, उसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं। इससे पहले मंगलवार को ललित मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के कई मंत्री भी उनकी मदद कर चुके हैं। ललित मोदी ने अपने बयान में एनसीपी नेता शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का नाम लिया। आपको बता दें कि ये तीनों नेता यूपीए सरकार में मंत्री थे। शरद पवार ने यह माना कि लंदन में उनकी मुलाकात ललित मोदी से हुई थी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पिछले 3 साल से राजीव शुक्ला ने ललित मोदी से बात नहीं की है। मैं लंदन में था और एक रेस्टोरेंट में मैं और मेरे फैमिली मेंबर लंच के लिए जाने के बाद वहाँ उनकी मेरी मुलाकात हो गई। तो मैंने ऐसे ही उनको कहा था कि आप हिंदुस्तान में वापस आइए। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रिस्क थी और इसलिए मैं वापस नहीं आना चाहता था। मुझे लगता है कि ये एंटायर इश्यू को डिसप्रोपोर्शनेटली पब्लिसिटी मिल रही है। राजीव शुक्ला जी का खुद खुलासा आ गया था। उन्होंने खुद ने कहा कि 3 साल से वो टच में नहीं है ललित मोदी के, और उन्होंने ये कहा कि मैंने कोई मदद नहीं करी है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जांच की मांग करी है। इस मामले में बीजेपी के तमाम नेता और पूरी केंद्र सरकार सुषमा स्वराज के साथ खड़ी है। कांग्रेस के विरोध से तिलमिलाई बीजेपी ने अब महिला कार्ड खेला है। एक महिला विरोधी पार्टी है। एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा होने के बावजूद उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी एक महिला विरोधी निर्णय लिया है। अब तक सुषमा स्वराज के साथ खड़ी दिख रही शिवसेना के तेवर भी थोड़े बदले हुए नजर आए। ललित मोदी, हम सब मानते हैं कि वो अगर अपराधी हैं तो जो कुछ करना चाहिए वो कर उनको अरेस्ट करना चाहिए। वो तो वहाँ मजा कर रहे हैं और हम यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी और उनकी पत्नी मृणालिनी मोदी के खिलाफ जांच तेज कर दी है। ईडी ने ललित मोदी की कंपनी आनंद हेरिटेज के 2 डायरेक्टरों को समन जारी किया है।
ईडी को शक है कि मॉरिशस की एक फर्जी कंपनी के जरिए ललित मोदी ने पैसों के लेन देन में गड़बड़ी की है। ललित मोदी की मदद का मुद्दा बीते 4 दिनों से पीएम मोदी समेत पूरी सरकार के गले की फांस बना हुआ है। सरकार की सफाई के बाद भी कांग्रेस का हमलावर रुख जारी है। अब देखना यह है कि विवाद किस अंजाम पर आकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दिल्ली में एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो सफाई कर्मचारियों के साथ 50 दिन तक धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की। वेतन नहीं मिलने और दूसरी मांगों को लेकर एमसीडी के सफाई कर्मचारी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का समर्थन करने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल ने सफाई कर्मचारियों से बात की और कहा स्तर पर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग समझते हैं कि झूठे वादे करके सत्ता में आ जाएंगे और सब भूल जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। राहुल ने कहा कि हम सब मिलकर उन्हें दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। आपकी जो मांगे हैं उनको हम एक साथ पूरा करके दिखाएंगे। मोदी जी सोचते हैं, केजरीवाल सोचते हैं कि वायदे करके यहाँ पे बदलाव आ सकता है। यहाँ पे वायदों से बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे खड़े होने के बाद, एक साथ खड़े होने के बाद, दबाव डालने के बाद फर्क पड़ेगा। आपको बता दें कि 5 दिन पहले भी राहुल गांधी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय पर धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे थे। ऐसे में राहुल गांधी को दूसरी बार अपने बीच पाकर सफाई कर्मचारी बेहद उत्साहित नजर आए। राहुल गांधी से हमें मदद मिलेगी, कर्मचारियों को हौसला मिलेगा। राहुल गांधी के आने से इतनी शक्ति मिली है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी पार्टी ने राज किया है या तंगार दिलाई है तो वो कांग्रेस की पार्टी है। इस बीच आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी कर्मचारियों की मांगे मान ली हैं। ऐसे में उनके प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपने पास से बजट रिलीज करके उनकी मांगे पूरी कर दी हैं। जहां तक वादे करने और वादे पूरे करने की बात है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर पहली सरकार है आजादी के बाद जिसने 100 दिन में अपने घोषणा पत्र के इतने वादों को पूरा किया है। कांग्रेस की ना तो केंद्र में सरकार है और ना ही दिल्ली में। इसके बावजूद कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि राहुल गांधी बुधवार को अचानक सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने की उनकी पहले से कोई योजना ही नहीं थी। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और आरजेडी से निकाले गए बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव एक बार फिर विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि मंगलवार शाम पटना से दिल्ली आते हुए पप्पू ने जेट एयरवेज के विमान में एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की। वहीं पप्पू यादव ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए विरोधियों पर आरोप लगा दिए हैं। हाल ही में आरजेडी से बाहर हुए बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि मंगलवार की शाम जेट एयरवेज की फ्लाइट से पटना से दिल्ली आते हुए पप्पू यादव ने एयर होस्टेस से बदसलूकी की। पप्पू यादव फ्लाइट की बिजनेस क्लास से सफर कर रहे थे। एयरलाइन अधिकारियों को भेजी गई एयर होस्टेस की शिकायत के मुताबिक विमान की उड़ान भरते समय उन्होंने पहले तो सीट बेल्ट बांधने से इनकार कर दिया, फिर कई बार कहने के बाद भी मोबाइल बंद करने से भी मना कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अपना बैग ऊपर के केबिन में रखने से मना कर दिया और पैरों के पास ही रख लिया। कई बार सामान को उसकी तय जगह रखने को कहा गया, लेकिन वो नहीं माने। यही नहीं, चिल्लाते हुए ये भी कहा कि वो सांसद हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एयर होस्टेस की इस शिकायत पर फ्लाइट कैप्टन ने भी अपनी मुहर लगाई है, लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि ये मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उनके एयरपोर्ट पर उतरने से पहले लालू के बेटे ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस घटना के बारे में जानकारी डाल दी थी। प्लेन लैंडिंग की और लालू यादव के बेटे के फेसबुक पर ये चला गया कि पप्पू यादव ने छेड़खानी किया और गिरफ्तार हो गए। ये और लालू यादव के घर से फोन आना शुरू हो गया सभी प्रेस वाले को। यहाँ विनोद श्रीवास्तव, वहाँ से वहाँ। क्या लालू यादव का काम यही रह गया? एक टारगेट पप्पू यादव, नीतीश कुमार एक टारगेट पप्पू यादव। पप्पू यादव ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है। हालांकि ये सवाल जरूर उठता है कि एक एयर होस्टेस या केबिन क्रू क्यों इस तरह के फर्जी आरोप लगाएगी।
वहीं आरजेडी ने पप्पू यादव को मानसिक रूप से दिवालिया करार देते हुए उनके आरोपों को गलत बताया है। उस मामले को लेकर के जिस तरह से वो निराधार आरोप लगा रहे हैं लालू प्रसाद जी पर, उनके ये समझ से परे है और इसका कोई लेना देना नहीं, इसका राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं पप्पू यादव के विरोधियों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव एक बड़े स्थान में होने के कारण संसद सदस्य के नाते उनको क्षमा मांगनी चाहिए और यदि ये नहीं करते तो इनके ऊपर केस चलनी चाहिए। 50 बातें करते हैं लेकिन इस तरह का अभद्र व्यवहार वो भी एक महिला से कहीं से शोभनीय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि कैसी पीठ ठोक दी है उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने पप्पू यादव की। ये दिन नए दिन नित्य प्रतिदिन इस तरह से काम करेंगे तो कैसे चलेगा। हालांकि इस मामले में अगली कार्रवाई तभी हो सकती है जब या तो मामला पुलिस तक पहुंचे या अदालत तक, क्योंकि फिलहाल एयरलाइंस ने चुप्पी साध रखी है। दबंग छवि के नेता पप्पू यादव पर गंभीर आरोप लगा है। अब ये वीआईपी होने की ऐंठन में हुआ दुर्व्यवहार है या फिर राजनीतिक साजिश, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो सकेगा। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN7। उधर पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री और कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला गुजरात के 1700 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। एनटीसी यानी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घोटाले के आरोपों से तिलमिलाई कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति करार दिया है। 1700 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला, पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री शंकर सिंह वाघेला पर आरोप। वाघेला के घर समेत 9 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। बुधवार को आई इस खबर ने गुजरात समेत पूरे देश में हलचल मचा दी। सीबीआई ने 1700 करोड़ के एनटीसी जमीन घोटाले में पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गांधीनगर में वाघेला के 9 ठिकानों पर छापेमारी भी की। सुबह 6 बजे सीबीआई के 12 अफसरों की फौज अहमदाबाद में वाघेला के आवास पर पहुंची और सर्च वारंट दिखाकर छापेमारी शुरू कर दी। वाघेला ने कहा कि राजनीतिक बदले के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस है, ये आज का मामला नहीं है। इतने साल बाद क्यों इनको याद आया, और ये एनटीसी को तो हमने मुनाफे में ले गए हैं। केंद्र में कपड़ा मंत्री रह चुके वाघेला पर एनटीसी की मुंबई स्थित बेशकीमती जमीन बेहद कम कीमत पर एक निजी कंपनी को बेचने का आरोप है। इस मामले में एनटीसी के पूर्व चेयरमैन रामचंद्रन पिल्ले और 4 दूसरे लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई के मुताबिक एनटीसी की जमीन सस्ते में बेचने से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। हालांकि शंकर सिंह वाघेला का दावा है कि घाटे में चल रही एनटीसी को उबारने में उनकी अहम भूमिका थी। 2000 करोड़ रुपया आए, इसमें 1800 करोड़ रुपये तो एनटीसी के कर्जे में चला गया। एनटीसी को अप लाए हम, एनटीसी को बेची नहीं है। हमने समझकर जो भी किया है गवर्नमेंट की सहमति से किया है। सीबीआई बीते 1 साल से इस मामले की जांच कर रही है और उसी के आधार पर वाघेला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुजरात कांग्रेस का कहना है कि सियासी बदले के तहत की गई इस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में गुजरात की राजनीति में एक नया संग्राम होने के पूरे आसार हैं। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN7। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद गिरफ्तारी के बाद रिहा हो गए, लेकिन उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जवाद इस बात पर अड़े हुए हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को हटाया जाए। जवाद ने मंगलवार को चेयरमैन वसीम रिजवी के मुकदमों के कागजात मीडिया को दिखाए, तो वहीं वसीम रिजवी ने RTI से मिली जानकारी के वो दस्तावेज अपनी सफाई में रखे जिसमें कहा गया है कि वो सारे मुकदमों से बरी हो चुके हैं। शिया वक्फ बोर्ड को लेकर जारी बवाल फिलहाल थमा नहीं है। इमामबाड़ों और भूल भुलैया पर अब भी आंदोलनकारियों के ताले लटक रहे हैं। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद को उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन जव्वाद और उनके समर्थकों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया। जव्वाद ने साफ कर दिया कि ऐतिहासिक इमारतों पर से ताले तभी खुलेंगे जब वसीम रिजवी चेयरमैन पद से हटेंगे। जव्वाद ने आरोप लगाया कि रिजवी चेयरमैन पद के काबिल नहीं है। उनके खिलाफ तमाम मुकदमे हैं और वारंट भी जारी है। उनके ऊपर 6 एफआईआर जो है वो 3 शहरों में जांच हुई, कानपुर, आगरा और सहारनपुर।
3 जगहों पर CBCID के जरिए जांच हुई है। वहाँ पर 6 FIR उनके ऊपर दर्ज की गई हैं तो उन्होंने वहाँ के ऊपर वक्फ की जायदादें करोड़ों की बेची। सहारनपुर में CBCID की रिपोर्ट है कि तकरीबन 400 करोड़ की जायदादें इन्हें मुतवल्लियों से मिलकर वक्फ की बेची है। जवाद के आरोपों के जवाब में वसीम रिजवी का कहना है कि उनके खिलाफ जो भी मामले दर्ज हुए उन सभी में वो बेदाग साबित हो चुके हैं। खुद पुलिस ने RTI में ये कबूल किया है कि अब उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं है। FIR किसी के खिलाफ भी हो सकती है। कल्बे जवाद साहब ने हुकूमत पे 2 साल पहले दबाव डाला के ये फर्जी FIR हमारे ऊपर कराई थी। 1.5 साल इसकी जांच चली है और उसमें मेरा कोई दोष भी साबित नहीं हुआ। हम उसमें निर्दोष साबित हो चुके, उसके प्रूफ मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस विवाद में लखनऊ आने वाले सैलानी और गाइड्स पिस रहे हैं। कल्बे जवाद की गिरफ्तारी के बाद इस बात की उम्मीद थी कि विवाद थम जाएगा, पर इमामबाड़े और भूल भुलैया पर ताला अभी भी लटक रहा है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, अब इतनी दूर से आए हैं, वहाँ से आने के बाद जब यहाँ पे आए तो पता चला कि ये बंद है। अब बच्चे ये जो भी हैं निराश हो गई जाएंगे। एक्चुअली गर्मियों की छुट्टी चल रही थी तो मैं सोचा चलो इमामबाड़ा घूम लेते हैं, पर यहाँ आके देखा कि यहाँ ताला लगा हुआ है, यहाँ पे लोग धरना कर रहे हैं। पता नहीं गर्मियों की छुट्टी में मैं घूम पाऊंगा कि नहीं घूम पाऊंगा। मेरे को तो ये सोच के समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा यहाँ पे रहकर। यूपी सरकार इस विवाद को लेकर परेशान है, पर वक्फ मंत्री आजम खान कल्बे जवाद के आगे झुकने को तैयार नहीं। कल्बे जवाद को लगता है कि वसीम रिजवी के जरिए आजम खान वक्फ बोर्ड पर अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि पूरा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। शलम मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।